दोस्तों ये वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का तीसरा पार्ट है। यानी इसका मतलब पहले 2 वीडियो मैं इसके और बना चुका हूँ, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 16 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लें, चाहे तो पहले देख लीजिए चाहे तो बाद में देख लीजिए। बल्कि पहले देख लेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले से रिलेटेड होगा, तो आपको यहाँ और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। 17th हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में आता है परचेजेज़। देखिए, परचेज़ एंड सेल्स आपने सुना तो बहुत होगा। परचेज़ एंड सेल, परचेज़ मतलब ख़रीदना और सेल्स मतलब होता है बेचना। लेकिन परचेज़ एंड सेल्स किस रिस्पेक्ट में बात होगी, याद रखिएगा, जो बिज़नेस की मेन एक्टिविटी है, मेन आइटम जो बिज़नेस का है, जब आप उसको ख़रीदेंगे तो उसको परचेज़ में शामिल करेंगे, और जब आप उसको बेच देंगे कस्टमर को तो उसको सेल्स में शामिल करेंगे। हम अपना पुराना एग्जांपल लेके चलते हैं कपड़े के शोरूम से। ठीक है, आपका कपड़े का शोरूम है, यानी आपका मेन जो बिज़नेस क्या है, कपड़े का बिज़नेस है। कपड़े को बेचना है, जीन्स शर्ट एंड टी शर्ट को बेचना और ख़रीदना है। ठीक है, बेचना में मकसद है। तो बेचने के लिए आपने जीन्स कहीं से ख़रीदी भी होगी, शर्ट कहीं से ख़रीदी भी होगी, तब ना आप अपने शोरूम में लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से आपने जो आपने जीन्स ख़रीदी है किसी सप्लायर से, उस ख़रीदने को परचेजेस बोल देंगे। ठीक है, या अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, मान लीजिए आप जीन्स बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो जीन्स बनाने के लिए कपड़ा चाहिए या धागा चाहिए। ठीक है, जो कपड़ा आप ख़रीद रहे हैं वो एज अ रॉ मटेरियल है आपके जीन्स बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल ख़रीदना भी परचेज़ में शामिल होगा। ठीक है, जो आपने ख़रीदा था अब उसको बेचेंगे, उस बेचने को सेल्स बोलेंगे। दोबारा समझ लीजिए, आपने शोरूम में फ़र्नीचर भी तो ख़रीदा होगा। ठीक है, आपने शोरूम में लाइट्स भी ख़रीदी होगी, फ़ैन भी ख़रीदा होगा लगाने के लिए, एसी भी ख़रीदा होगा, पानी का इंतज़ाम के लिए एक वाटर कूलर भी ख़रीदा होगा। ये सब चीज़ ख़रीदा आपने है, लेकिन ये सब चीज़ परचेज़ में शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि आपको एसी जो ख़रीदा है वो बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है। आपने जो पंखा ख़रीदा है, फ़ैन ख़रीदा है, लाइट ख़रीदा है या वाटर कूलर ख़रीदा है, वो लैपटॉप ख़रीदा है, वो आपने बेचने के लिए ख़रीदा है? नहीं, आपने बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, आपने उसको यूज़ करने के लिए ख़रीदा है। वो आपके लिए एसेट्स तो है, लेकिन परचेज़ में शामिल नहीं होगा। परचेज़ में सिर्फ उस एसेट को शामिल करेंगे, उस गुड्स को शामिल करेंगे जो आपके बिज़नेस का मेन आइटम है, जिसका आपका मेन बिज़नेस है। ठीक है, जब उस ख़रीदे हुए माल को आप बेचेंगे उसको सेल्स बोलेंगे। देखिए, आपने लैपटॉप ख़रीदा था, कंप्यूटर ख़रीदा था अपने शोरूम के लिए, किस लिए? कि भाई हम उससे बिल बनाएंगे, तो रसीद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचिए, क्या लैपटॉप बेचना आपका काम है? आपका काम तो है नहीं, इसलिए लैपटॉप ख़रीदना परचेज़ में शामिल नहीं होगा। और अगर आपने लैपटॉप बाद में बेच दिया, ठीक है, ख़राब होने की वजह से सेकेंड हैंड बेच दिया, तो उसको बेचना भी सेल्स नहीं कहेंगे। सेल्स एंड परचेज़ सिर्फ उस आइटम को कहेंगे जो बिज़नेस का हमारा मेन आइटम है। जब जीन्स ख़रीदेगा तो वो परचेज़ में शामिल होगा, और जब उसको बेचेगा तो सेल्स में शामिल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न क्या होता है कि जो आपने गुड्स परचेज़ किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विश नहीं मिला, जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं मिला, जैसा आपने डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा नहीं मिला, या कुछ डिफेक्टिव आइटम आ गया, तो आप उसको वापस करेंगे कि नहीं? तो उस वापस करने को परचेज़ रिटर्न बोलेंगे, जो आपने सप्लायर को वापस कर दिया है। ठीक है, उसी का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड समझ में आ गया? बाहर की तरफ, बाहर जा रहा है। रिटर्न बाहर जा रहा है, आपके बिज़नेस से बाहर जा रहा है। जो आपने गुड्स ख़रीदा था, 1 लाख रुपए की जीन्स अगर ख़रीदी थी अपने शोरूम के लिए, 5,000 की जीन्स उसमें डिफेक्टिव निकल गई। आप 5,000 का जो सप्लायर को वापस करेंगे उसको परचेज़ रिटर्न बोलेंगे या रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे, क्योंकि आपके बिज़नेस से वो चीज़ बाहर जा रही है। ठीक है, अब आते हैं सेल्स रिटर्न पे। तो जैसे परचेज़ रिटर्न होता है, ऐसे ही हमारा सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है कि जो आपने ख़रीदा है, जो आपने कस्टमर को बेचा है, ठीक है, कस्टमर भी वापस कर सकता है। आपने जीन्स बेची किसी कस्टमर को, सेल हो गया, सेल्स में शामिल हो गया।
तो वो कस्टमर आपको वापस कर सकता है। हो सकता है उसको पसंद ना आए, या उसमें हो सकता कुछ डिफेक्टिव हो सकता है साइज़ मैच ना करती हो, तो कस्टमर जो गुड्स वापस कर देगा जो उसने ख़रीदा था, उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब बिज़नेस में वापस आ रहा है, अंदर आ रहा है। कस्टमर को हमने जो बेचा था, कस्टमर उसको हमें वापस कर रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है डेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? डेब्टर्स नहीं बोलते हैं, डेब्टर्स नहीं होता, यहाँ बी साइलेंट होता है, डेटर्स। ठीक है, DEB को नहीं पढ़ेंगे, डेटर्स। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बिज़नेस ने, हमारी कंपनी ने गुड्स उधार पे बेचा है। देखिए, उधार पे बेचा हम बात कर रहे हैं। आप कहीं गए, आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और आपने कपड़ा ले लिया, और वो कपड़े के शॉप वाले आपके जानने वाले थे। आपने जब वॉलेट निकाला, पर्स निकाला, तो उसमें वॉलेट था ही नहीं, या वॉलेट में पैसा ही नहीं था। आपने उससे कहा कि भाई हम कल दे देंगे। ठीक है, तो उस बिज़नेसमैन के लिए आप डेटर होंगे। ठीक है, याद समझ में आ गया कि आपके बिज़नेस ने जो कस्टमर को उधार माल बेचा है, वो डेटर्स, वो कस्टमर बिज़नेस के लिए डेटर कहलाएगा। वो कस्टमर बिज़नेस के लिए डेटर कहलाएगा। इसका क्या मतलब है कि वो जो कस्टमर है बिज़नेस को पैसा देगा कि नहीं? तो बिज़नेस को वो पैसा देगा। इसलिए डेटर्स जो आपका होते हैं वो एसेट्स होती हैं। एसेट्स क्यों है? क्योंकि हमें पैसा मिलेगा। हमने जो उधारी पे माल बेचा है, तो उधारी वापस भी तो आएगी, मेरे पास पैसा आएगा ना। तो इसलिए डेटर्स जो होते हैं हमारे लिए एसेट्स होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में इनका एक करंट एसेट्स का एग्जांपल आप बता सकते हैं कि डेटर्स जो होते हैं करंट एसेट्स होते हैं, एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं इसी का रिवर्स, क्रेडिटर्स। आपने गुड्स या रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीदा था सप्लायर से, हो सकता है आपने उधारी पे ख़रीदा हो। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब समझते हैं? क्रेडिट मतलब होता है उधार। यहाँ पर भी देखेंगे ऑन क्रेडिट लिखा है, यानी उधारी पे बेचा, डेटर्स। उधारी पे ख़रीदा सप्लायर से, तो आपके लिए वो जिससे ख़रीदा है वो आपका क्रेडिटर है। इसका मतलब क्या है? आपको उसको पैसा देना है ना, कि हैज़ टू पे, आप बिज़नेस हैज़ टू पे, बिज़नेस को पैसा पे करना पड़ेगा उस सप्लायर को, यानी बिज़नेस के ऊपर एक लायबिलिटी है। इसलिए क्रेडिटर्स जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। करंट लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी समझ में आ गया कि बोझ होते हैं, बिज़नेस को पैसा पे करना है। करंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में पे करना है। ऐसा नहीं होता क्रेडिटर्स बहुत दिन तक रुकेंगे, ठीक है 1 साल के बाद आप पे करिएगा, नहीं, वो तो कहेंगे भाई 1 महीने के बाद, 15 दिन बाद आप पे करिए। तो शॉर्ट टर्म में पे करना होता है, इसलिए क्रेडिटर्स जो होते हैं वो बिज़नेस की करंट लायबिलिटीज़ में शामिल होते हैं। इसके बाद एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा जिसको बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स मतलब समझते हैं, इसको डेब्ट्स नहीं बोलते, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, डेट होता है, बैड डेट। ठीक है, बैड डेट्स क्या होता है? डेट्स मतलब होता है उधार। बैड मतलब हो गया ख़राब हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, यानी उधारी ख़राब हो गया, जो हमने उधार दिया था वो उधारी ख़राब हो गया। मतलब जो बिज़नेस को जो बिज़नेस ने डेटर्स को उधारी पे माल बेचा था, यानी जिसको हम उधारी पे माल बेचते हैं वो हमारे लिए कौन होता है? वो हमारे लिए डेटर्स होता है। वो हमने पढ़ा भी, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है तो वो हमारे लिए डेटर्स होगा, वो हमें बाद में पैसा पे करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है जो बाद में पैसा पे करना था जिसको, वो ना पे करे, कोई भी रीज़न हो सकता है वो भाग जाए, वो इनकार कर दे, वो मर जाए। तो जो पैसा हमें मिलना था नहीं मिला, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। यानी बिज़नेस के लिए वो इररिकवरेबल हो गया, अब बिज़नेस उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकता, और ये बिज़नेस के लिए लॉस होता है कि जो पैसा मिलना था, 10,000 रुपये मिलना था हमें, उधार पे सामान बेचा था, लेकिन उस डेटर ने इनकार कर दिया, या वो डेटर इंडिया छोड़ के चला गया, तो ऐसे डेटर को, ऐसे डेट को बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, जो उधारी अब नहीं मिलेगी, मेरे लिए बिज़नेस के लिए एक लॉस है। ठीक है, इसके बाद आइटम एक आता है टर्म गुड्स। बहुत बार इसका जिक्र आया है, इसका बहुत बार हमने सुना, लेकिन गुड्स होता क्या है? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। याद रखिएगा, दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जो कि ख़रीदा जाता है बेचने के लिए। देखिए याद रखिएगा, जो कपड़े का शोरूम में जो हमारे शोरूम में जीन्स और कपड़ा वगैरह रखा है वो गुड्स में शामिल होगा। जो फर्नीचर है, जो लैपटॉप है, जो AC एंड फ़ैन है, वो गुड्स में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन ये कहती है कि वो आइटम होगा जिसको हमने ख़रीदा है बेचने के लिए। देखो, जीन्स को ख़रीदा है बेचने के लिए,
पंखा और फर्नीचर को बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, वो तो यूज़ के लिए ख़रीदा है ना, ठीक है। तो इसलिए गुड्स आर द फिज़िकल आइटम्स विच आर परचेज टू बी सोल्ड, जो कि ख़रीदा है बेचने के लिए। उसके बाद गुड्स के बाद आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक को एक और नाम कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। स्टॉक क्या होता है कि जो गुड्स अनसोल्ड मैनर में हमारे पास बचा है किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, उसको स्टॉक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी अकाउंटिंग 31 ऑफ मार्च 2023 को बंद कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी दुकान में, आपके शोरूम में इस वक्त कितने रुपए का माल बचा हुआ है, दैट इज़ गुड्स बचा हुआ है, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। या आपके गोडाउन में कितना रखा हुआ है, ठीक है, यानी अनसोल्ड, जितना आपका अनसोल्ड आपके स्टॉक है, सॉरी गुड्स है, वो आपका स्टॉक कहेंगे या इन्वेंट्री कहेंगे। ये दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बहुत आसान है। ओपनिंग वो होते हैं जो साल के शुरुआत में आपके पास सामान बचा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 अप्रैल 2023 से अपना नया बिज़नेस ईयर स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया, उसमें देखा कि आपके शोरूम में करीब 70 लाख रुपए का सामान बचा हुआ था, ठीक है, कपड़ा बचा हुआ, तो वो आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा कि गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आप 31 ऑफ मार्च 2024 को अपना ईयर बंद करेंगे, उस वक्त आप ये देखेंगे कि आपके पास इस वक्त कितने रुपए का गुड्स बचा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग थी 70 लाख, हो सकता है गुड्स अब कम बचे, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो ईयर के एंड पे देखेंगे अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड बचा है, बचा हुआ माल को स्टॉक बोलते हैं। जो साल के शुरुआत में होगा ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, जो साल के एंड में होगा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, ठीक। एक और टर्म हम बहुत सुने हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। डिस्काउंट, जो भी गुड्स पर हमें कोई रिडक्शन मिलती है प्राइस पर, गुड्स या सर्विसेज, कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं या कोई भी सर्विसेज हम लेते हैं, अगर उसके प्राइस को कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है टू सम एक्सटेंट, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। बहुत देखा होगा आपने, बहुत कॉमन है डिस्काउंट मिलना। लेकिन डिस्काउंट अब दो तरह के होते हैं, आपको फिर मालूम हो जाएगा कि हमें जो डिस्काउंट मिलता है कौन सा मिलता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेलर जो होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, वो अपने कस्टमर को देता है। नॉर्मल सी बात है, बिज़नेसमैन जो होता है, शॉप वाला जो होता है, वो आपको देगा, आप बायर हैं, कस्टमर हैं। क्यों देगा कि आप अगर एक सर्टेन अमाउंट या क्वांटिटी का गुड्स अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सर्टेन अमाउंट की भी पाबंदी लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग की तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। या आपने 5 जीन्स खरीदी तो आपको 1 जीन्स फ्री मिलेगी, ऐसा हो सुना है ना आपने। तो ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ये इसके लिए हर कस्टमर एलिजिबल होता है। गिवन टू ऑल, गिवन टू ऑल मीन्स कि सारे कस्टमर इसके लिए बराबर होते हैं, कि कोई भी अगर उतनी क्वांटिटी ख़रीदेगा या उतना अमाउंट का ख़रीदेगा जैसे डिस्काउंट दे रहा है, वो सब लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा जो हम लोग को जो नॉर्मल मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट इसलिए होता है ताकि टाइमली पेमेंट हमें मिल जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक कस्टमर को, आपका बिज़नेस है, आपका शोरूम है, आपने 10,000 रुपये की जीन्स बेच दी उधार पे। उधार पे मतलब कि आपको अभी पैसा नहीं मिला, पैसा बाद में मिलेगा। यानी जो कस्टमर ख़रीद के गया है वो आपके लिए डेटर है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कस्टमर आपके अगर उधारी पे आपने बेचा है, डेटर है, तो हो सकता है कि वो डेटर बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दे हमारे अमाउंट को। यानी बैड डेट्स क्या होता है कि पैसा उसको देना था 10,000 रुपये, वो नहीं दे रहा है, तो हम उसको एक डिस्काउंट देंगे उस डेटर को। कि क्या डिस्काउंट देंगे कि अगर आपने ये महीना एंड होने से पहले मेरा पेमेंट कर दिया तो आपको 10% डिस्काउंट। मतलब क्या कि आपको 10,000 की जगह अब 9,000 देना पड़ेगा। 1,000 आपके लिए डिस्काउंट होगा अगर आपने महीना एंड होने से पहले या वीक एंड होने से पहले आपने पेमेंट कर दिया। तो कैश डिस्काउंट क्यों होता है? ताकि टाइमली पेमेंट मिल जाए, क्योंकि ये 10,000 डूबने का खतरा है। तो बिज़नेस ये चाहता है कि डूबने से अच्छा ये है कि 1,000 कम ही मिल जाए लेकिन मिल जाए। तो ऐसा जो डिस्काउंट दिया जाता है ताकि जो डेटर्स है वो टाइमली पेमेंट कर दे, टाइम पर पेमेंट कर दे, ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म जो भी बहुत कॉमन यूज़ होगा आपके पूरे कॉमर्स और बिज़नेस और मैनेजमेंट के आपके एक्सपीरियंस में और उसके साइकिल में, वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है
उस कमी को, जो वैल्यू कम हो गई है उस कमी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और कमी कोई भी वजह से आ जाए, या तो उसके इस्तेमाल से, यूजेज इस्तेमाल करने से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, या पैसेज ऑफ टाइम गुजरने से जो वैल्यू में कमी आती है, या ड्यू टू वियर एंड टियर, या टूटने फूटने से जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, 20,000 का आपने लिया था, 1 साल तक आपने उसको इस्तेमाल किया, तो क्या अब वो 20,000 का बिकेगा? नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू कम हो गई। उस वैल्यू की कमी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, या पैसेज ऑफ टाइम, आप इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, आप उसको 1 साल के बाद निकाल के बेचिए। 20,000 का मोबाइल आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, यूज़ बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ आप अपने अलमारी में उसको रख दीजिए और 1 साल के बाद उसको बेचिए, तब भी वो 20,000 का नहीं बिकेगा, है ना, क्योंकि लोग कहेंगे यार 1 साल पुराना है। तो जो वैल्यू में कमी आ गई ना, इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। या ड्यू टू वियर एंड टियर, आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर गया, आपकी स्क्रीन टूट गई, तो अब देखिए अब 20,000 का बिक पाएगा? वो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई टूटने फूटने की वजह से। तो ऐसे जो वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। इस पे पूरा एक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पूरा एक चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी डेप्रिसिएशन समझ लिए होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके कई सारे मेथड्स हैं, वो बाद में किसी वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बेसिक टर्म्स हमें समझना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में अगर बोलेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, जिसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब कि पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेट। जो पर्सन, इंसॉल्वेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो अपना कर्ज अदा करने के लायक नहीं रहता। अनएबल टू पे हिज डेट, अपने कर्ज अब नहीं पे कर सकता, अपना उधारी अब नहीं चुका सकता, ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने आखिरी के जो 4 टर्म हैं, ठीक है, उसको ऐसा चार्ट में बना लिया है ताकि डिफरेंस भी समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपके लास्ट हैं, ये आखिरी है, इसके बाद मैंने वीडियो ख़त्म हो जाएगा और सारे अकाउंटिंग टर्म्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ 1-2 रह जाएंगे, वो आप आगे चल के समझते रहेंगे, लेकिन बेसिक और इम्पॉर्टेंट मैंने सब के सब कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे 4 बेसिक टर्म्स और हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है अक्रूड इनकम और चौथा है अनअर्न्ड इनकम। देखिए ये दोनों तो इनकम से रिलेटेड हैं। ठीक है, अक्रूड एंड अनअर्न्ड ये इन दोनों इनकम है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ये दोनों एक्सपेंसेस हैं। मतलब समझते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो ड्यू बट नॉट पेड, यानी पे करना था, पे नहीं किया हमने अभी तक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं हमारी जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो रेंट पे है, किराए पर है, ठीक है, और अभी अगस्त का महीना जा चुका है, हमें उसका फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ रेंट देना था। ठीक है, अभी तक सितंबर आ गया, हमने अगस्त के महीने का रेंट नहीं दिया है, तो वो अगस्त के महीने का रेंट जो हमें देना था वो ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, अभी पे नहीं किया है, तो अगस्त के महीने का जो रेंट है मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसका क्या मतलब, आपको देना है ना, तो ये आपके लिए लायबिलिटी होती है। बात समझ आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको देना था, नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, मतलब तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि देना ही नहीं है, आपको देना तो है, इसलिए ये लायबिलिटी होती है, आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी का उल्टा कर दीजिए कि आपने एडवांस में अपना रेंट पे कर दिया है, कि अगस्त का महीने तक का तो पे कर ही दिया है, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने का भी आपने रेंट पे कर दिया है, तो ये इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है ना, प्रीपेड रिचार्ज होता है, तो समझ जाइए उससे कि एडवांस में हम पहले पे करते हैं, उसके बाद मोबाइल को यूज़ करते हैं, सिम को यूज़ करते हैं, डेटा को यूज़ करते हैं। आपने पहले उसको पे कर दिया है, वही पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया है। ऐसे ही एडवांस रेंट हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकती है, कोई भी प्रीपेड जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अच्छा, जब एडवांस में पेमेंट कर दिया है आपने आपका, तो आपके लिए वो एसेट हुआ ना, आपके लिए एसेट हुआ कि आपको वो बेनिफिट देगा। आपने रेंट अक्टूबर तक का पे कर दिया है, आपको अक्टूबर तक बेनिफिट मिलेगा बिल्डिंग का कि नहीं, कि आपको बिल्डिंग यूज़ करिए आप अक्टूबर तक, आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट होता है, करंट एसेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, अब आइए इनकम के दोनों देखते हैं। अक्रूड इनकम,
अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अर्न कर ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अब अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, क्या मतलब है? अर्न कर ली है, रिसीव नहीं हुई, इसका ये मतलब है जैसे हम कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, अगस्त के महीने की सैलरी अभी तक मुझे नहीं मिली, तो मेरा हक तो बन गया है ना रिसीव करने का, महीना पूरा होते ही मेरा हक बन गया है। लेकिन कोई परेशानी के चलते अगर मेरी सैलरी नहीं आई है तो आएगी ना एक एक दिन, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। तो अर्न कमा तो लिया है हमने, काम कर लिया है, हक बन गया है मेरा पैसा रिसीव करने का, सैलरी रिसीव करने का, बट नॉट येट रिसीव, अभी तक रिसीव नहीं किया है। तो मिलेगा ना हमें, जो मिलने वाला है वो एसेट होता है, ठीक है, मेरे लिए एक एसेट है ना, पैसा आएगा ना मेरे पास, सैलरी आएगी ना, अभी नहीं आई तो एक दिन बाद आएगी, एक हफ्ते बाद आएगी। तो इसलिए अक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये वो इनकम होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, और ये आपके एसेट्स में चला जाएगा, करंट एसेट्स का पार्ट है। उसके बाद हमारा लास्ट है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड यानी रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये वो इनकम है जो आपकी है नहीं, आपको मिल गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं जॉब करते हैं और सैलरी हमें सितंबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर की भी दे दी गई है हमें एडवांस में, सितंबर की भी दे दी गई है, अक्टूबर की भी दे दी गई है। अब सोचिए, अभी 1 सितंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें सितंबर के महीने की भी सैलरी दे दी गई है और अक्टूबर यानी अगले महीने की भी सैलरी दे दी गई है। क्या हमारा हक बनता है? अभी नहीं बनता, अभी हमने काम ही नहीं किया, अभी तो अगस्त के महीना ख़त्म हुआ है और अभी सितंबर और अक्टूबर हमें काम करना है, पैसा हमें पहले मिल गया, एडवांस में मिल गया, रिसीव्ड इन एडवांस। तो मेरा पैसा नहीं है ना, मेरे पर बोझ है कि नहीं? अगर हमने काम नहीं किया और जॉब छोड़ दी तो पैसा वापस करना होगा ना, तो इसलिए वो लाइबिलिटी होती है। अनअर्न इनकम आपके लिए क्या है? करंट लाइबिलिटी है कि आप पर एक बोझ है, अगर आपने काम नहीं किया और आपने जॉब पूरी नहीं की तो जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया है आपको वो वापस करना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है पेनल्टी भी देनी पड़ जाए, लेकिन वो अमाउंट तो वापस करना होगा ना अगर आपने काम नहीं किया तो। एडवांस में सैलरी आपको मिल गई है, एडवांस में रेंट आपको मिल गया है, ठीक है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बहुत सारे टर्म्स थे, करीब 32 मैंने कराए हैं, इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा यूज्ड होने वाले, आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में ये बिल्कुल आपको यूज़ होंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा नोट्स नहीं लिखाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस पर आपको एक PDF फाइल मिलेगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अपनी जो बुक आप करते हैं, यूज़ करते हैं, उस बुक से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में लिखने लायक मटेरियल मिल जाए आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।